हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो चलिए करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फिर 3 पे चलेंगे, टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और एक और इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हमारे पास मान लेते हैं कि ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो, अभी तक जो हम लोग 10th में पढ़ते थे उस तरीके से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। हम इसको लाइन की तरह बिहेव कर सकते हैं ना, लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो देखो, इनको सॉल्व करने का कितना तरीका है। एक तो तरीका क्या है कि आप इनका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ बनाओगे तो या तो ये ऐसा होगा, या फिर ये ऐसा होगा, या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा हमारे पास। मतलब क्या होगा कि या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, या तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर क्या होगा, पैरेलल होगा, या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास। अच्छा, अब बात करें हम लोग कि इंटरसेक्टिंग के केस में क्या सोल्यूशन होगा हमारे पास। इंटरसेक्टिंग के केस में हमारे पास होगा यूनिक सोल्यूशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई का एक ही वैल्यू आएगा हमारे पास। पैरेलल में नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन निकलता है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, और अगेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट। क्योंकि सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा था कि ये वाला कब होता है, कंडीशन क्या होता है इसके लिए। इसके लिए कंडीशन होता है हमारे पास कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो हमारे पास लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, एंड इन डेट केस हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर पैरेलल हुआ तो पैरेलल कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में हमारे पास लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। और कोइंसिडेंट की बात करें तो कोइंसिडेंट कब होता है हमारे पास, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो, और ये जो हो हमारे पास वो c1/c2 के बराबर हो, c1/c2 के बराबर हो हमारे पास। ओके, तो ये एक तरीका था हमारे पास। फिर दूसरा तरीका हमने मैट्रिक्स में देखा था। मैट्रिक्स में देखा था इसको सॉल्व करने का। मैट्रिक्स में एडजॉइंट वगैरह निकाल के सॉल्व करते थे। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। अब हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाले मेथड को ही हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये था इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ से हम लोग तीन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। एक तो डेल्टा होगा हमारे पास। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा इसके कोफिशिएंट्स से बनने वाला डिटर्मिनेंट। कोफिशिएंट्स यानी कि a1 b1 a2 b2, ये डेल्टा हो जाएगा आपका। फिर डेल्टा 1 निकालेंगे हम लोग। एक डेल्टा 1 क्या होगा, a1 a2 की जगह पे हम लोग कांस्टेंट टर्म c1 c2 रखेंगे। c1 c2 रख देंगे और बाकी उसको ऐसे ही रख दिया b1 b2। ये बन गया आपका डेल्टा 1। ऐसे ही एक डेल्टा 2 भी डिफाइन करेंगे हम लोग। और डेल्टा 2 क्या होगा, आपकी बार b1 b2 की जगह पे कांस्टेंट टर्म डाल देंगे, यानी कि c1 c2 जो होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो होगा हमारे पास वो a1 a2 पहले की तरह रह जाएगा। तो तीन चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। ठीक है, अब थोड़ा सा डेल्टा 1 को देखते हैं हम लोग। डेल्टा 1 को अगर ध्यान से देखा जाए तो डेल्टा 1 हमारा क्या है, डेल्टा 1 है हमारे पास c1 b1 c2 b2।
तो अगर हम C1 की जगह पे ये इक्वेशन उठा के रख दें, यानी कि A1x प्लस B1y, A1x प्लस B1y, और यहाँ पे हमारे पास B1, यहाँ पे ये A2x और प्लस B2y, और यहाँ पे ये क्या हमारे पास B2। तो कोई दिक्कत नहीं है, C1 C2 की जगह पे बस उठा के रख दिया है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट वाले प्रॉपर्टी से दो डिटर्मिनेंट्स में इसको तोड़ देते हैं। कैसे? ये आपका आ जाएगा पहला वाला A1x B1 A2x B2, इसको अलग तोड़ दिया, और प्लस ये आपका आ जाएगा B1y B1 और B2y B2। अब यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास, प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रोपोर्शनल होने पे उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू तो हमारा 0 आ गया। तो हम x को बाहर ले सकते हैं। आप यहाँ से पहले वाले कॉलम से अगर x को बाहर लिया, सब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, A1 B1 A2 B2, हमने इसको बाहर कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? x इंटू, ये देखो A1 B1 A2 B2 को हमने क्या बोला था? डेल्टा बोला था। तो ये हमारे पास डेल्टा बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा। इसका मतलब हमारे पास निकल के क्या आ गया? x इंटू डेल्टा बराबर क्या होगा? डेल्टा 1। उसी तरीके से सिमिलरली y इंटू डेल्टा जो होगा हमारे पास, वो कितना के बराबर आ जाएगा? डेल्टा 2 के बराबर। अब यहाँ पे केसेस लेते हैं अलग अलग हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली चीज़, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा क्या था हमारे पास? ये कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटरमिनेंट था वो डेल्टा था हमारे पास। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमारे पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। और वो यूनिक सोल्यूशन होगा क्या हमारे पास? डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, तो हम इस डेल्टा को ले जाकर इधर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास x का वैल्यू जो आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और जो हमारा y का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा 2 बाई डेल्टा। यानी कि x और y का जो वैल्यू निकल के आने वाला है आपका सॉल्व करने के बाद, वो ये निकल के आएगा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। यही वो यूनिक सोल्यूशन होगा, x और y का वैल्यू। अब डेल्टा 0 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे दो केसेस अगेन आपके बनेंगे कि डेल्टा 0, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, मतलब इसमें से कोई एक जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 भी हमारा 0 के बराबर आ गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इसमें से कोई एक जो है वो नॉन जीरो हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी 0 है, और पहले से डेल्टा हमारा 0 है ही। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में कोई भी सोल्यूशन आपका नहीं आएगा, इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, और सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम को हम लोग कहेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यही तो लिखा था ना कि x इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा 1। अब देखो आप, डेल्टा 0 हो गया। डेल्टा 0 होने से हुआ क्या कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही इक्वेशंस में वो 0 हो जाएगा आपका, x इंटू डेल्टा 0 y इंटू डेल्टा 0। अब अगर राइट हैंड साइड डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से हमने कहा कि कोई भी एक नॉट 0 हो गया, तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो आपका 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड नॉन 0, तो वो गलत है, और गलत है उसकी वजह से क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी 0 हो जाए तो मतलब डेल्टा तो 0 है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब आप x और y का कुछ भी वैल्यू डालते रहोगे, क्योंकि हुआ क्या ना कि 0 मतलब x इंटू 0 बराबर 0 और y इंटू 0 बराबर 0। अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ x और y का, चाहे कुछ भी रखोगे वो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस केस में होगा हमारे पास, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो हमने यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे जो हमने बोला था नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसी को हमने डिटरमिनेंट मेथड से बता दिया आपको, ठीक है, कि आपका कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और कब यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास डिटरमिनेंट मेथड। जब हमारे पास टू इक्वेशंस हो और टू वेरिएबल्स हो और टू इक्वेशंस हो हमारे पास, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। थ्री लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 और a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। अब यहाँ से देखो आपके इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। इसके सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ हमारे पास कि हमें एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा, अगर इसका सॉल्यूशन निकल रहा होगा तो ये हमें पता है कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। हम इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं और इसको L3 बोल देते हैं। तो एक्चुअली देखो हो क्या रहा होगा कि L1 अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड वाला लाइन आपका पास कर रहा होगा। थर्ड वाला लाइन जो है वो आपका क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। या फिर हम लोग कहते हैं कि लाइन्स आर कनकरेंट। एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, लाइन्स आर कनकरेंट। अगर पूछा है कि तीन लाइन्स के कनकरेंट, कनकरेंट, अगर पूछता है कि थ्री लाइंस कनकरेंट हैं तो वहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कंडीशन को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये पता करना है कि तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं, तो आप क्या करो कि इसको और इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो दो लाइंस है हमारे पास, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशंस है हमारे पास। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या करो, उसको थर्ड वाले में डाल दो। अगर थर्ड वाले को सेटिस्फाई करे गया तो फिर ठीक है। तो हमारे पास तरीका क्या है, मेथड 1 लिखते हैं। मेथड 1, सॉल्व एनी टू इक्वेशंस, टू इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इफ it satisfies the third, if it satisfies the third equation, then system will be consistent, आपका सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब डिटरमिनेंट मेथड से उसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो करोगे क्या कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के जब आप इसको थर्ड में डालोगे ना, तो वहाँ से जो आपका निकलने वाला है ना वही सेम कंडीशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। मेथड 2, आप क्या करो कि एक डिटरमिनेंट बनाओ, किससे, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म से, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इससे बनाओ। ठीक है, और इसको क्या कर दो, ज़ीरो कर दो। ठीक है, मेथड 2, अगर ये जीरो आ गया हमारे पास तो अगर ये कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंट है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यह जो हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास टू वेरिएबल्स और थ्री इक्वेशंस में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है, जो कि जेई बहुत ज़्यादा पूछता है, और वो है हमारे पास सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स।
3 वेरिएबल्स। ओके, तो आपके पास ये कुछ बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, मतलब एक वेरिएबल हमारा बढ़ गया, z बढ़ गया। तो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास एक प्लेन बन जाएगा। अभी हम लोग जो कर रहे थे 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, वो एक लाइन बनता था, लेकिन अगर थर्ड वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो हमारा एक प्लेन बन जाता है। दूसरा जो है वो a2x प्लस b2y और प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और थर्ड हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये 3 है हमारे पास। अब इसकी बात करते हैं, इसको क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। एक रूल हम लोग पहले ही सीख चुके हैं जो कि मैट्रिक्स मेथड से हमारे पास था। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड वाला हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अभी हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से कर रहे हैं। चलिए, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एक डेल्टा डिफाइन करते हैं हम लोग, और डेल्टा क्या होगा, कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, इसको हम लोग डेल्टा का नाम देते हैं। फिर एक डेल्टा 1 निकालेंगे, तो डेल्टा 1 में क्या करेंगे हम लोग, ये जो a1 b1 a1 a2 a3 जो है उसकी जगह पे ये कांस्टेंट d1 d2 d3 डालेंगे हम लोग, d1 d2 d3, और बाकी को ऐसे छोड़ दो, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसको ऐसे छोड़ दिया। फिर अगला आएगा हमारे पास एक डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 में क्या करेंगे, डेल्टा 2 में बीच वाले की जगह पे उसको डालेंगे, ये a1 a2 a3 इसको आप ऐसे छोड़ दो, इसकी जगह पे हो जाएगा d1 d2 d3 और c1 c2 c3, ये आपका डेल्टा 2 हो गया आपका। और वैसे ही एक डेल्टा 3 निकालेंगे हम लोग, डेल्टा 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा 3 आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका d1 d2 d3, ये निकल के आ गया आपका। ओके, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले हमारे पास कंडीशंस मतलब कि कैसे कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो केस वन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ से हमारे पास डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट। देखो, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना तो बाकी सबको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सबको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और सॉल्यूशन क्या होगा आपका, x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। अच्छा, ये x इंटू डेल्टा मतलब जब आप इसको, जो अभी हमने पहले वाला किया था ना 2/2 के लिए, कि जब आप d1 d2 d3 की जगह पे आप इस पूरे इक्वेशंस को रख दो। चलो एक बता देते हैं हम कि डेल्टा 1 की बात करते हैं। ठीक है, डेल्टा 1 की बात करते हैं, तो डेल्टा 1 में यहाँ पे हमारे पास क्या है, d1 d2 d3, d1 d2 d3, यहाँ पे b1 b2 b3, और ये है हमारे पास c1 c2 c3, ये है हमारे पास। अब d1 d2 d3 की जगह पे हम लोग रख देते हैं इसको a1x प्लस b1y और प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करो, आप ओपन कर दो, मतलब 3 अलग अलग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में रख दो। तो पहला वाला जो आपका डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, a1x a2x a3x
B1 B2 B3 C1 C2 C3। दूसरे वाले को जब आप लिखोगे तो वो आपका कितना बन जाएगा, B1y B2y B3y B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड सो ऑन, एक और ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, ये आप खुद से लिख लोगे। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये और ये जो है वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेम आपका अगले वाले के लिए भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x को आप बाहर निकाल सकते हो, तो x बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये निकल के आ गया आपका। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x इंटू डेल्टा के बराबर। वैसे ही मतलब हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा। ठीक है, डेल्टा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y इंटू डेल्टा, और डेल्टा 3 जो आएगा वो हमारे पास z इंटू डेल्टा। जैसा अभी हमने 2/2 के लिए किया था ना, वही आ गया हमारे पास। ओके, तो अगर हमारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, जो हमने यहाँ पे बताया है अभी कि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसे, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 से कोई लेना देना नहीं है कि ये 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन होगा क्या, हमारे पास केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा तो 0 हो गया, बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा हमारा 0 हो गया, बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा 0 करोगे तो आपका राइट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा। मतलब हो गया कि राइट हैंड साइड तो 0 हो गया, बट वन और सम LHS इन अबव इक्वेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0, विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि RHS तो सब में आपका 0 हो गया क्योंकि डेल्टा 0 हो गया, बट लेफ्ट हैंड साइड में कहीं जो होगा एक जो होगा हमारे पास वो नॉट 0 हो जाएगा। तो वो तो सही नहीं होगा ना हमारे पास कि 0 को हम लोग लिख रहे हैं कि 0 इज इक्वल टू 2, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन। ठीक है, हैंस नो सॉल्यूशन। इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। केस 3 पे आते हैं, इसके केस 3 पे आते हैं। तो केस 3 जो है आपका कि इफ़ डेल्टा इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3, मतलब सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब सारे के सारे 0 होने का मतलब कि ये 0 ये 0 ये 0 डेल्टा 0 ये 0 ये 0, तो एक्स वाई जेड का आप कुछ भी वैल्यू डालोगे ये आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस चाहे ऐसे लिख देते हैं, हैंस मतलब हमारे पास क्या आ गया, LHS इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। LHS और RHS हमारा दोनों जो है वो 0 हो जाएगा। सो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई above इक्वेशंस। ठीक है, हैंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो एक दो स्पेशल केसेस भी बनेंगे। ठीक है, एक दो स्पेशल केसेस बनेंगे, लेकिन वो स्पेशल केसेस आपको पढ़ने नहीं है। ठीक है, इवन JEE एडवांस में आज तक पूछा नहीं है। ठीक है,
और जेई मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी क्वेश्चन। मैंने पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया अभी तक जो जेई मेंस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप है, ठीक है, जो कि जेई का फेवरेट है, और वो टाइप है आपका ये A1x प्लस टाइप 2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, और A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे D1 इक्वल टू 0 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास D1 D2 D3 जो है ना वो भी क्या है, 0 है। अब यहाँ से ये स्पेशल क्यों बन जाता है, आप इसको ये ऐसे समझो कि स्पेशल इसलिए बन जा रहा है ना कि इसका हमेशा ही एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। और वो क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 विल ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन, विल ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके इनकंसिस्टेंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 जो है ये हमेशा ही इसका सॉल्यूशन होगा। रख के देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आपका हमेशा ही सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो ये जो होगा आपका हमेशा ही एक सॉल्यूशन होगा, और इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज, दिस सॉल्यूशन इज known as what, trivial solution। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हो रहा होगा ना कि तीन प्लेन्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ना वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका ओरिजिन, ठीक है। दैट मीन्स थ्री प्लेन्स intersect at a point, and that point is origin, that is what, 0, 0, 0। ये जो है 0, 0, 0 जो होगा वो पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये जो होगा आपका हमेशा ही सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास एक केस हुआ पहला वाला, ठीक है, कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 जो होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक और सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है, एक और सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कैसे आपका, वो देखो कि मान लेते हैं कि आपका ये जो तीन प्लेन्स थे ना, एक प्लेन हो गया, एक ये आपका दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है, और एक मान लेते हैं आपका ये थर्ड प्लेन हो गया, ठीक है, ये थर्ड प्लेन हो गया आपका, ठीक है। तीन प्लेन्स हैं। अब मान लेते हैं कि तीन प्लेन्स जो है वो कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल मतलब ये है कि ऑल थ्री प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, ये तीनों के तीनों प्लेन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये मतलब इसी तरीके के हैं, यही प्लेन्स हैं हमारे पास, ये इसी तरीके के प्लेन्स हैं, जिसमें कि राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि हमने देखा था कि इसका एक 0, 0, 0 तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो इस पर कहीं ऐसे ही लाई कर रहा होगा 0, 0, 0, ठीक है। तो 0, 0, 0 पॉइंट जो है वो तीनों प्लेन्स पे तो लाई कर ही रहा है। उसके अलावा देखो आपकी इस लाइन पे, यानी कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर भी जितने सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, जैसे ये पॉइंट हुआ, मान लेते हैं लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये तो सारे पॉइंट्स मतलब कि तीनों ही प्लेन्स पे लाई कर रहे हैं ना हमारे, ये तो तीनों ही प्लेन्स पे लाई कर रहे हैं,
इसका मतलब कि इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स तीनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो तीनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप अपना कॉपी उठाओ और 3 पन्ने लो, ठीक है। तो 3 पन्ने जहाँ पे हिंज्ड हैं उसको आप ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हो कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीनों, मतलब कि वो जो जहाँ पे हिंज हैं तीनों प्लेन्स को आप ऐसे लोगे तो, और उसी लाइन पे जहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे वो हिंज्ड हैं आपके पन्ने, उसको समझो आप कि वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अब उसी पे कहीं ओरिजिन भी लाई कर रहा है हमारे पास, तो ओरिजिन वाला तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। उसके अलावा उस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स हुए वो तो सारे के सारे तीनों ही प्लेन्स पे लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ऑल 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन, ठीक है। अगर लाइन में कर रहे हैं तो इन दिस केस देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देयर विल बी क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन कौन से? ट्रिवियल, ये तो ट्रिवियल तो होगा ही। ट्रिवियल का मतलब क्या? 0 0 0, और प्लस क्या? नन ट्रिवियल, ठीक है। तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। तो अब ना क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा ना, तो उसमें ना वो डायरेक्टली एक टर्म यूज करेगा नॉन ट्रिवियल, ठीक है, कि दिस इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल वाला जहाँ पे भी दिखेगा ना, आपको सब में यही दिखेगा कि ये राइट हैंड साइड जो है वो 0 0 0 है, ठीक है। तो उसको हम अलग से लिख देते हैं। अच्छा, ये कब होगा, ये हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये जो है हमारे पास, मतलब यहाँ से कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास होता है, तो इस केस की बात कर रहे हैं कि इसमें होगा क्या आपका, कि जो डेल्टा बनेगा ना, डेल्टा आपका जो डेल्टा होगा वो 0 हो जाएगा। ये जो आपका डेल्टा होगा यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये जो डेल्टा होगा आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखोगे आप लोग कि एक्चुअली होगा क्या कि जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जब हमारा इससे पास करेगा ना, तो उस केस में आपका जो डेल्टा होगा वो आपको 0 निकल के आ जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा आप जानोगे जब आप प्लेन्स के बारे में बहुत अच्छे से जान जाओगे, ठीक है। उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। आप ये समझो कि अगर डेल्टा हमारा 0 हो गया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, इस केस में क्या होगा? नॉन ट्रिवियल और प्लस क्या? ट्रिवियल। मतलब 0,0,0 के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे अदर देन क्या? 0 0 0, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में कहेगा कि क्वेश्चन में आपसे किस तरीके से कहेगा, इन क्वेश्चंस हम उस चीज़ को लिख देते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरीके की बातें करेगा। वो कहेगा कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिखे, जस्ट सॉल्व डेल्टा इक्वल टू 0। आप इसको बस सीधे सीधे सॉल्व कर दो, आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट जिसमें राइट हैंड साइड जो है आपका वो 0 0 0 होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इससे जेईई आपको बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं 2019 के मेंस के, कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं। ओके, आते हैं आप क्वेश्चन वाले पार्ट पे। जैसे देखिए
एक क्वेश्चन है जो कि 2019 मेंस का है, 8 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास ये देख रखा है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देखो आप राइट हैंड साइड में आपको जीरो दिख रहा है, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो दिख रहा है और बात कर रहा है क्या, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर। ठीक है, डेल्टा क्या होगा हमारे पास, डेल्टा कैसे बनेगा, कोफिशिएंट से बनेगा। तो कितना आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट पहले वाले में -c, जेड का कोफिशिएंट भी कितना है हमारे पास -c, दूसरे वाले में एक्स का कोफिशिएंट c, वाई का कोफिशिएंट कितना -1 और जेड का कोफिशिएंट कितना c। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट c, वाई का कोफिशिएंट भी c और जेड का कोफिशिएंट कितना -1। दिस इज इक्वल टू क्या कर दो आप, ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो c के दो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा खत्म हो चुका है। तो c के दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, एक -1 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो उसने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, हाफ। तो c का वैल्यू हाफ जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 to पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस वन, तीन आपके पास इक्वेशंस देके रखे, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, ये भी आपका 2019 मेंस का ही क्वेश्चन है। तो आप अगेन देखो कि आपका 0 0 0 राइट हैंड साइड वाला है और बात कर रहा है क्या, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की, कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो बहुत ही सीधा सिंपल है हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू जो है वो जीरो कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, डेल्टा का वैल्यू क्या कर दो आप, जीरो कर दो। तो डेल्टा का वैल्यू जीरो करने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट, यानी कि 1 3 7 पहला वाला बन गया हमारे पास, ये बन जाएगा -1 4 7 और थर्ड वाला एक्स का कोफिशिएंट कितना है, sin3 थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin3 थीटा। वाई का कितना है, cos2 थीटा, तो ये cos2 थीटा और ये कितना है आपका 2। तो इसको क्या करो आप, ज़ीरो कर दो। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद साइन थीटा के 3 वैल्यूज आएंगे आपके पास, साइन थीटा के फाइनली मतलब सॉल्व करने के बाद आपके साइन थीटा के 3 वैल्यूज आएंगे। कौन कौन सा आएगा, एक तो आपका जीरो आएगा, एक आएगा हाफ और एक आएगा आपका -3/2। ठीक है, 3 वैल्यूज आएंगे जब इसको सॉल्व करोगे आप। सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से करो। साइन थीटा का वैल्यू जब आप जीरो करो मतलब ये करो सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा। अब ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 तक होता है और सिंस उसने बोला है कि 0 से लेकर पाई तक की बात कर रहा है तो ना तो जीरो इंक्लूडेड है ना पाई इंक्लूडेड है, तो हमारा जीरो भी नहीं हो सकता है क्योंकि 0 से लेकर और पाई तक के बीच में, 0 से लेकर और पाई तक के बीच में अगर साइन थीटा का हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये जीरो होगा और ये पाई होगा। तो 0 से लेकर पाई तक के बीच में हमारे पास सिर्फ जीरो पे मतलब यहीं पे दो जगह पे होता था हमारे पास जीरो, एक यहाँ पे होता था और एक यहाँ पे होता था, लेकिन उसने क्वेश्चन से उन दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया है, ना तो जीरो है और ना पाई है, तो ये भी नहीं हो सकता है हमारे पास, जीरो भी नहीं हो पाएगा। तो बचा कितना 1/2। अब 1/2 कहाँ कहाँ पे होगा, तो y = 1/2 का ग्राफ बना लो, तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। अब उसने सिर्फ नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछे हैं, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो ये आपका π/6 आएगा और ये वैल्यू जो होगा दिस विल बी 5π/6। और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि टू एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ये हमने लास्ट वाला जो पार्ट बताया था उससे नहीं है, मतलब हमारा राइट हैंड साइड D1 D2 D3 यहाँ पे जीरो नहीं है। अब उसने बोला है कि इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। अगेन ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगेन इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, ये तो हमारे पास नॉर्मल वाला बन गया जो हमने शुरू में बिल्कुल किया था। अब उसने क्या कहा है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एक ही केस में होता था। हमारे पास जो यूनिक सोल्यूशन है वो एक ही केस में होता था और वो क्या होता था कि डेल्टा 0 के बराबर ना हो, तो तभी हम लोग लिखते थे ना कि 3 सोल्यूशन आएंगे, एक्स का वैल्यू डेल्टा 1/डेल्टा, ठीक है, वाई का वैल्यू डेल्टा 2/डेल्टा और जेड का वैल्यू डेल्टा 3/डेल्टा। तो अगर यूनिक सोल्यूशन कहा है तो सिर्फ इतना कहना है कि डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0 एनफ है। डेल्टा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डेल्टा अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बनने वाले डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है उसको 0 कर देंगे। तो डिटरमिनेंट किससे बनेगा हमारे पास,
1 प्लस अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 अल्फ़ा बीटा और 2। इसका वैल्यू जो होना चाहिए हमारे पास, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स मैंने क्वेश्चन से उधर देख लिया। 1 प्लस अल्फ़ा बीटा 1, आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा 2, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 अल्फ़ा बीटा 2। ये जो होना चाहिए हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आता है इसको आफ्टर सॉल्विंग, अब ये सब डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना रहेगा। आफ्टर सॉल्विंग सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 टाइप का, मतलब कि इसको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा के रखेंगे। 2 4 देखते हैं, तो 2 4 जो है 2 4 और प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि पहला वाला जो होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप करके देख सकते हो -4 और 2, तो आप इसको क्या करो, इसको -4 रखो, -4 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका 0 के बराबर हो जा रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं करना है हमें। फिर 1 और -3, अब इसको 1 रखो, इसको -3 रखो, इसको 2 रखो, अगेन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है। और -3 और 1, तो ये आपका -3 प्लस 1 और प्लस 2, देखो आपका ये भी 0 हो गया। तो एक ही केस में हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्रैमर्स रूल रहा। अब इसके बाद आप चाहो तो 2019 मेंस के या फिर मेंस के क्वेश्चन जितने सारे हैं वो सारे के सारे आप लगा सकते हो। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ओके, थैंक यू।